बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी चर्चा कर रहे थे सीटेट दिसंबर 2022 के बारे में। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने बहुत कुछ कवर किया हुआ है। अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देखे हुए हैं, पिछली क्लासेस को नहीं देखे हुए हैं, तो आराम से बैठ के एक एक करके देख सकते हैं। पूरा एक क्रम में पढ़ाया गया है। एक सीरीज में, जिस सीरीज का नाम हम लोगों ने परिश्रम और सफलता रखा है, उसको हम लोगों अब कंप्लीट करने वाले हैं। लगभग 20 से 25 वीडियो इससे पहले हैं, आप उसको एक एक करके देख सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा मैटर है। उसको पढ़ करके, समझ करके, क्वेश्चंस अटेंड करके आपके 25 मार्क्स 100% आपको प्राप्त हो जाएंगे। आज की क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हम आए हैं, जिसका नाम है बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत। है ना? बुद्धि एक आपके साइकोलॉजी में बुद्धि और इसके मापन से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभी सिद्धांतों से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हमने सोचा कि जल्दी से कम समय में, कम से कम शब्दों में जो बातें इंपॉर्टेंट हो एग्जाम की दृष्टि से, उसको कर लिया जाए। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत जो टॉपिक है, उसको हम कवर करते हैं। हमने कहा कि बुद्धि क्या है। अगर 2 मिनट में हम आपको बुद्धि समझाने की कोशिश करें, ठीक है, बुद्धि के बारे में समझाने की यदि हम आपको कोशिश करें कि बुद्धि क्या है, तो बुद्धि को पहचानने के लिए व्यक्ति को कार्य करने की योग्यता डेवलप करनी पड़ेगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कार्य करने की योग्यता से हम बुद्धि की पहचान कर सकते हैं। कौशल सीखने की योग्यता, जब हम अपने अंदर स्किल डेवलप करने लगते हैं तो भी हमारे बुद्धि का ही सहयोग होता है। बुद्धि को समझ भी कहते हैं, विवेक भी कहते हैं, समायोजन भी कहते हैं। समायोजन का मतलब होता है मेल मिलाप करके रहना, आपस में तालमेल बिठा करके रहना। ज्ञानार्जन करने की योग्यता से भी बुद्धि की पहचान की जा सकती है। समस्या समाधान की योग्यता, जब हम अपनी समस्याओं को स्वयं सॉल्व करने लगते हैं तो इससे हमारे बुद्धि की पहचान हो जाती है। तर्क करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, चिंतन की, भाषा सीखने की योग्यता, इन सारी योग्यताओं से किसकी पहचान होती है? बुद्धि की पहचान होती है। अनुभव प्राप्त करने की योग्यता, हम कभी कभी कम समय में बहुत ज्यादा अनुभव ले लेते हैं, उसमें किसका अहम भूमिका होता है? बुद्धि की अहम भूमिका होती है। तो ये हमने बुद्धि से संबंधित कुछ शब्द बताए जिनमें बुद्धि का योगदान होता है। बिना बुद्धि के योगदान के इसे हम नहीं समझ सकते हैं। बुद्धि एक अमूर्त कॉन्सेप्ट है। बुद्धि एक अमूर्त पक्ष है हमारे शरीर में, जो मस्तिष्क से संबंधित होती है। जो किससे संबंधित होती है? मस्तिष्क से। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये मस्तिष्क और ये बुद्धि हमारे विकास के जिस पक्ष से संबंधित है, उसी को हम क्या कहते हैं? मानसिक पक्ष कहते हैं। या उसी को हम क्या नाम देते हैं? उसी को हम संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ हमने बुद्धि से संबंधित बातें की। अब हमने कहा कि बुद्धि की डेफिनेशन, अब ये प्रश्न उठा कि बुद्धि क्या है, इसको जानने की आवश्यकता है। तो 1910 ईस्वी में मनोवैज्ञानिकों ने एक सभा बुलाई। किसको परिभाषित करने के लिए? बुद्धि को परिभाषित करने के लिए। 1921 ईस्वी में 14 मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं एक्सेप्ट की गई और एक पत्रिका में इन 14 परिभाषाओं को छापा गया। उस पत्रिका का नाम था जर्नल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की नाम से एक मैगजीन थी। उसी मैगजीन में इन 14 परिभाषाओं को प्रकाशित किया गया। फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई। 1923 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सभा सभी मनोवैज्ञानिकों की बुलाई गई। विभिन्न देशों से मनोवैज्ञानिक आए बुद्धि को परिभाषित करने के लिए, बुद्धि को पहचानने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि बुद्धि एक अमूर्त कल्पना है, तो बुद्धि को जाहिर सी बात है आप देख सकते नहीं हैं, केवल अपने निकटतम अनुमान व्यक्त कर सकते हैं कि बुद्धि की का कार्य क्या है, बुद्धि की संरचना कहती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बोरिंग महोदय ने बुद्धि के परीक्षण, मतलब एक परिभाषा दी, बुद्धि परीक्षण। जो बुद्धि परीक्षक जो मापता है या बुद्धि परीक्षण जो मापता है, वही बुद्धि है। बहुत उपयोगी परिभाषा नहीं है। वुडवर्थ परिभाषा देने में माहिर। इन्होंने कहा बुद्धि कार्य करने की एक विधि है
मतलब हम किसी कार्य को किस तरीके से करते हैं, अच्छे ढंग से, बुरे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से, ये किस पे डिपेंड होता है? हमारी बुद्धि पे डिपेंड होता है। बकिरघम एक मनोवैज्ञानिक जिन्होंने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है। मतलब हम किसी चीज को कितना जल्दी सीख जाते हैं ये डिपेंड होता है हमारी बुद्धि पे। अगर हमारी बुद्धि स्ट्रांग है, हम प्रतिभाशाली हैं, बहुत तेजी से किसी चीज को सीख जाते हैं, और अगर हम प्रतिभाशाली नहीं हैं तो बहुत तेजी से उसे हम नहीं सीख पाते हैं, 2-4 दिन लगा देते हैं उसको सीखने में। चलिए, ये कुछ परिभाषाएं और आपके सामने दी गई हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। टर्मन की एक बहुत अच्छी परिभाषा है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। मतलब जब हम जो चीज हमारे सामने उपस्थित ना हो, किसी समस्या का समाधान, किसी घटना के बारे में चिंतन जब हम करने लगते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? अमूर्त चिंतन कहते हैं। ये बाय द इंटेलिजेंस ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि बुद्धि से संबंधित परिभाषाएं या बुद्धि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की। जैसे सबसे पहला सिद्धांत है यूनिफैक्टर, एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की संरचना एक है, इसे तोड़ा या विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके समर्थक कौन थे? बिने, टर्मन और स्टर्न। बिने थे, टर्मन थे और कौन थे? स्टर्न थे। द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी को किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, या बुद्धि के 2 फैक्टर होते हैं। एक को कहते हैं जी फैक्टर और एक को कहते हैं एस फैक्टर। जी का मतलब होता है जन्मजात, जो हमें अनुवांशिक रूप से प्राप्त होती है, जिससे हम अपने जीवन के सामान्य कार्यों को करते हैं। ठीक है। फिर क्या है? दूसरा है एस फैक्टर, जिसे हम वातावरण से अर्जित करते हैं। इसे हम वातावरणीय बुद्धि भी कहते हैं। इससे हम अपने जीवन के विशिष्ट कार्यों को करते हैं। तीसरा देखिए, त्रिकारक सिद्धांत, 3 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने ही दिया, और स्पीयरमैन ने बताया कि हमारी बुद्धि में 2 तत्व नहीं, जी और एस 2 तत्व नहीं, बल्कि कुछ अन्य तत्व भी उपस्थित होते हैं। इस बात का एहसास स्पीयरमैन को हो जाता है, और स्पीयरमैन ने त्रिकारक सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्पीयरमैन ने किताब लिखी थी जिसका नाम था द एबिलिटीज ऑफ मैन। 1927 ईस्वी में इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द एबिलिटीज ऑफ मैन। चलो भैया जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि चौथा सिद्धांत जो है उसे कहते हैं समूह कारक सिद्धांत। याद रखिएगा, समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी इसे कहते हैं। दिया किसने था? थर्स्टन ने। और इनके अनुसार बुद्धि के कितने तत्व होते हैं? बुद्धि के 7 तत्व होते हैं समूह कारक सिद्धांत के अनुसार। दिया किसने था? थर्स्टन ने दिया था। इन्होंने कहा कि व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर सबसे पहले शब्दों को पहचानने की योग्यता, मतलब शाब्दिक बुद्धि, संख्या को पहचानने की योग्यता, संख्यात्मक बुद्धि, शब्द प्रवाह अर्थात भाषा की योग्यता, वस्तु प्रेक्षण योग्यता, चीजों को देखने की, तार्किक योग्यता, चीजों को समझकर प्रश्न करने की, स्मृति योग्यता, जो कुछ हम देखते हैं हमें कितने समय तक याद रहता है। एक होता है प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता, मतलब परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी, किस गति से हम किसी चीज को देखते हैं, सीखते हैं। इसी को हमने मतलब शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से दिखाया है कि जो इंटेलिजेंस है वो B + N + W + S + R + M और P को मिलाने से बनती है, अर्थात V, N, W, S, R, M और P, इनके अंग्रेजी के पहले अक्षरों को हमने ले लिया है और बुद्धि को एक योगात्मक कॉन्सेप्ट के रूप में पहली बार, है ना, योगात्मक, एक मिनट, योगात्मक रूप में पहली बार अगर बुद्धि को प्रस्तुत किया गया था तो किसके द्वारा? थर्स्टन के द्वारा। 7 फैक्टर बताए गए थे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। समूह कारक सिद्धांत के बाद आता है बहुकारक सिद्धांत। याद रखिएगा, समूह कारक और बहुकारक में क्या अंतर है मैं आपको ये बताने चल रहा हूं। समूह कारक में तत्वों की संख्या 7 है, लेकिन बहुकारक में तत्वों की संख्या अनिश्चित है। बहुकारक में तत्वों की संख्या क्या है? अनिश्चित है, जबकि उसमें कितनी है? 7। बहुकारक सिद्धांत को दिया किसने था? थॉर्नडाइक ने।
अच्छा, जब अनिश्चित है, इन्होंने कहा ये हमारी बुद्धि है, इसकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती है, ये अनगिनत होती है, ये एक मशीन में लगे कलपुर्जों की तरह होती है, जब पूरे एक साथ आते हैं तो वो मशीन बनती है और कार्य करती है। ऐसे ही जब हमारी बुद्धि के सभी टुकड़े एक साथ आते हैं तो हमारी बुद्धि कार्य करना प्रारंभ करती है। ठीक इसकी तुलना कुछ लोगों ने बालू से की, जिस प्रकार बालू में अनगिनत कण होते हैं, और इसकी तुलना परमाणु से की, अनगिनत परमाणु होते हैं, इसलिए इसे बालू सिद्धांत या परमाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। तो क्या डिफरेंट है समूह कारक में? समूह कारक में संख्या निश्चित है, थर्स्टन के सिद्धांत में, जो अभी इससे पहले आपने पढ़ा। बहुकारक सिद्धांत में संख्या निश्चित नहीं है। अब आइए छठवां देखते हैं, प्रतिदर्श का सिद्धांत, सैंपलिंग थ्योरी। इसे थॉमसन ने दिया था। प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने। इन्होंने कहा हमारे ये बुद्धि में कई तत्व होते हैं, सब थोड़ा थोड़ा योगदान करते हैं, और कई स्वतंत्र योग्यताएं थोड़ा थोड़ा अपना नमूना प्रस्तुत करती हैं, और जो नई योग्यता बनती है उसी को हम बुद्धि कहते हैं। ये बहुत आपको पहचानने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना जानिए प्रतिदर्श का सिद्धांत, सैंपलिंग थ्योरी किसने दिया? थॉमसन ने दिया। और फिलिप बर्नर ने एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी दी थी जिसका नाम था पदानुक्रमित या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है कि बुद्धि का क्रमिक सिद्धांत या बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया? तो फिलिप बर्नर ने दिया। चलो, 7 सिद्धांतों को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम 8वें सिद्धांत को देखते हैं जो सर्वमान्य है, जिसको सभी ने एक्सेप्ट किया है। वो 8वां सिद्धांत है बुद्धि का संरचना सिद्धांत, जिसे हम त्रिविमीय मॉडल या त्रिआयामी मॉडल भी कहते हैं। दिया किसने था? जेपी गिलफोर्ड ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बुद्धि का संरचना सिद्धांत। इनके अनुसार इन्होंने कहा बुद्धि की 3 विमाएं होती हैं। एक को विषय वस्तु कहते हैं, एक को संक्रिया कहते हैं, और एक को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, एक को हम संक्रिया कहते हैं, एक को हम विषय वस्तु कहते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है हमारी बुद्धि। जिस प्रकार अगर हम मौसम्मी का जूस दुकान पे पीने जाएं तो वो जो ऑरेंज है, जो मौसम्मी है, वो विषय वस्तु है, लेकिन जब इस विषय वस्तु को प्रोसेस में लाया जाता है, अर्थात जिस मशीन में मिक्सर मशीन, ये जो जूस वाली मशीन होती है, उसमें डाल करके जब उसे घुमाया जाता है तो ये प्रोसेस का उदाहरण है। ऐसे ही जब वो ग्लास में जूस बन के आ जाता है तो ये उत्पाद का उदाहरण है। हमारी बुद्धि 3 प्रकार से काम करती है। एक, विषय वस्तु को एक्सेप्ट करने में, जानकारी को, समझ को इकट्ठा करती है, जिसे विषय वस्तु कहते हैं। फिर उसे अपने हिसाब से प्रोसेस में लाती है, अंदर मनन करती है, चिंतन करती है। ठीक है, ये क्या है? ये ऑपरेशन है, संक्रियाएं हैं। और एग्जाम में या किसी के सामने पूछने पर हम उसे अपने शब्दों में जब बताते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? उत्पाद। मान लो कोई बच्चा समझता बहुत अच्छे से है, सोचता बहुत अच्छे से है, लेकिन बता नहीं पाता, पूछने पर प्रश्न का जवाब अच्छे से एक्सप्रेस करने की योग्यता उसके अंदर नहीं है, तो उसका बुद्धि का उत्पाद वाला पक्ष क्या है? कमजोर है। मान लो कोई बालक किसी चीज को समझने में देर करता है, तो उसका विषय वस्तु वाला हिस्सा जो है वो कमजोर है। तो 3 आयाम बुद्धि के होते हैं। बुद्धि के कितने आयाम होते हैं? 3। विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। अब देखिए, शुरुआत में जेपी गिलफोर्ड ने विषय वस्तु की जो संख्या बताई थी वो 4 बताई थी, और संक्रिया की 5 और उत्पाद की 6। अब आप देखो, अगर मैं इन तीनों को गुणा करूं, विषय वस्तु इंटू संक्रिया इंटू उत्पाद, तो टोटल एलिमेंट या टोटल तत्वों की जो संख्या आएगी वो कितना आएगी? 120। तो पुराने सिद्धांत में, जेपी गिलफोर्ड के संरचना के पुराने सिद्धांत में कितने तत्व बताए गए थे? 120। लेकिन फिर इसमें सुधार हुआ और इन्होंने विषय वस्तु की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी। अब इस प्रकार उनके संशोधित सिद्धांत में तत्वों की संख्या कितनी है? 150 है। मतलब 30 तत्व बढ़ गए केवल एक विषय वस्तु बढ़ाने से। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। संशोधित वाले में 150 तत्व हैं, बिना संशोधित वाले में 120 तत्व हैं। अब आइए हम आगे बात करते हैं। ये विषय वस्तुओं के जो प्रारंभ में दिए गए थे वो 4 नाम हैं। ये विषय वस्तुओं के नाम हैं, ये संक्रियाओं के नाम हैं, ये उत्पादों के नाम हैं।
यहां पर जो बढ़ाया गया था उसी को इन्होंने श्रवण कहा था। जो पांचवें विषय वस्तु के रूप में जिसे बढ़ाया था उसे हम श्रवण कहते हैं। ठीक है, तो वो 50 थ्योरीज सुधारने के बाद इनमें तत्व हो जाते हैं, मतलब इनके सिद्धांत में 150 तत्व हो जाते हैं सुधार करने के बाद। अब विषय वस्तु में देखो 1 2 3 4 हैं। ये श्रवण, ये ऑडियोटिटी जो थी ठीक है, ऑडिटरी, वो बढ़ गया था पांचवा वाला श्रवणक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि संक्रियाएं ये हैं आपके सामने, फिर हमने क्या कहा, उत्पाद ये हैं, अलग अलग रूप में हमने आपको दिखा दिया। ये बुद्धि का संरचना सिद्धांत है उनका, जेपी गिलफोर्ड का। एक को इन्होंने क्या कहा था, एक को इन्होंने नाम दिया था विषय वस्तु या सामग्री, दूसरे को क्या नाम दिया था, संक्रियाएं, और तीसरे को क्या नाम दिया था, उत्पाद। देखो ये 3 डायमेंशन है, 1 2 और 3, 3 डायमेंशन है। इसके मिले हुए रूप से हमें क्या प्राप्त होती है, बुद्धि प्राप्त होती है। ये कौन कह रहा है, जेपी गिलफोर्ड इस चीज को कह रहे हैं। आज हम लोगों ने परिभाषाएं पढ़ी, कुछ बुद्धि से किसकी पहचान की जा सकती है, कार्यों से, ज्ञान अर्जन से, समझने की योग्यता से, आदि चीजों से देखा। और महत्वपूर्ण लगभग 7 से 8 सिद्धांतों की चर्चा हमने किया, किसने दिया उसकी भी चर्चा हम लोगों ने किया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे, बुद्धि के सेकंड पार्ट को लेकर आएंगे, जिसमें हम बचे हुए सिद्धांतों को पढ़ेंगे और बुद्धि के संबंधित मापन जो किए गए उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और खूब आराम से आप चीजों को पढ़ते रहिए। आपके लिए ऐसे ही अच्छे से क्लासेस हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।